नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। लेकिन इस पूरी ट्रांसपोर्ट लाइन में पंजाब से लेकर कोलकाता और मुंबई तक लोग मुझे बस जोगी के नाम से जानते हैं। आज मेरी उम्र 45 साल है और इस उम्र के पूरे 22 साल मैंने इस स्टीयरिंग व्हील को थामे हुए बिताए हैं। लोग कहते हैं कि सड़कें सिर्फ डामर और पत्थर का एक बेजान टुकड़ा होती हैं, लेकिन हम ड्राइवरों से पूछिए, सड़कें बेजान नहीं होती, सड़कें बातें करती हैं। कभी ये मां की तरह गोद फैलाकर मंजिल तक पहुंचाती हैं, तो कभी ये ऐसी बातें करती हैं कि सुनने वाले के खून को बर्फ बना दें। जब दुनिया अपने घरों में दुबक कर कुंडी मारकर चैन की नींद सोती है, तब हम जैसे मुसाफिर उस कालिक जैसे गाढ़े अंधेरे को अपनी हेडलाइट की रोशनी से चीरते हुए अपनी 12 चक्के की गाड़ियों को मौत और मंजिल के बीच की पतली लकीर पर दौड़ाते हैं। हमारे लिए ट्रक चलाना सिर्फ एक काम या रोजी रोटी नहीं है, बल्कि यह हमारा वजूद है। केबिन की वो धुंधली पीली लाइट, डैशबोर्ड पर रखे हमारे इष्ट देव की फोटो, पुराने टेप रिकॉर्डर पर बजती नुसरत साहब की रूहानी कव्वालियां और इंजन की वो धक धक, बस यही हमारी छोटी सी दुनिया है। पर इस दुनिया में कभी कभी ऐसी परछाइयां कदम रख देती हैं जिनसे वास्ता पड़ते ही इंसान की रूह कांप जाए। यह वाकया आज से करीब 6 साल पुराना है, पर जब भी याद आता है, आज भी मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगते हैं। मैंने अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी, अपनी एक एक पाई जोड़कर एक पुराना टाटा ट्रक खरीदा था। वो ट्रक मेरे लिए सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, मेरा सपना था। मैंने उसके माथे पर सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था, सतनाम वाहे गुरु। शुरुआत में किस्मत ने मेरा भरपूर साथ दिया। जो हाथ पहले सालों तक दूसरों की गुलामी में, दूसरों के ट्रक साफ करने में घिसते थे, अब वो अपनी खुद की गाड़ी का स्टीयरिंग गर्व से घुमा रहे थे। जेब में पैसा आने लगा, इज्जत बढ़ी, तो अचानक आसपास के लोगों के चेहरे भी बदलने लगे। जो दोस्त कभी गले मिलते थे, अब उनकी आंखों में मेरे लिए हसद यानी जलन साफ दिखने लगी थी। पर मैं अपनी धुन में मग्न था। मुझे क्या पता था कि इस तरक्की की कीमत मुझे ऐसी काली रातों से चुकानी पड़ेगी जिनका कभी अंत नहीं होता। वो कार्तिक के महीने की एक बेहद सर्द रात थी। चारों तरफ धुंध की ऐसी चादर लिपटी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मुझे रांची के एक यार्ड से भारी स्टील की रॉड्स लादकर टाटा नगर के लिए निकलना था। रात के करीब 12 बज रहे थे जब मैंने अपनी गाड़ी के पहियों पर मत्था टेका, अगरबत्ती जलाई और अरदास करके जमशेदपुर हाईवे की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। उस रात हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य बोझ केबिन की छत पर बैठा हो। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की तेज रोशनी भी उसे चीरने में नाकाम हो रही थी। बस 2 पीले गोले हवा में तैरते हुए महसूस हो रहे थे। जंगली रास्ता अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक सन्नाटा इतना गहरा गया कि मुझे अपने ही इंजन की आवाज कान फोड़ने वाली लगने लगी। तभी हाईवे के एक बेहद तीखे और अंधे मोड़ पर मेरी नजर ठीक सामने सड़क पर पड़ी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सड़क के ठीक बीचों बीच एक सफेद कपड़े का घेरा बना था। दूर से लगा कि शायद किसी गाड़ी का टायर फटा होगा और किसी ने चेतावनी के लिए वहां कपड़ा रखा है। पर जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कोई टायर नहीं था। सड़क के बीचों बीच सफेद आटे से एक गोल घेरा बनाया गया था। उस घेरे के बिल्कुल केंद्र में एक मिट्टी का दिया थरथरा रहा था। उसके साथ साबुत उड़द की दाल, सिंदूर के धब्बे और एक काली मिट्टी की हांडी पड़ी थी। हाईवे के सुनसान रास्ते पर आधी रात को यह कोई हादसा नहीं था, यह एक भयानक तामसिक उतारा था। हम ड्राइवर जानते हैं कि जब कोई किसी का सर्वनाश करना चाहता है तो अपनी सारी मुसीबतें और काली बलाएं ऐसी चीजों में बांधकर चौराहे या सड़क पर छोड़ देता है। जो भी इस उतारे को कुचलेगा, बर्बादी और मौत साए की तरह उसके पीछे लग जाएगी। मेरे पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। दाईं तरफ हजारों फीट गहरी खाई थी और बाईं तरफ पहाड़ की नुकीली चट्टानें। अगर मैं उस वक्त अचानक ब्रेक मारता तो पीछे लादा गया हजारों टन स्टील का लोहा केबिन को चीरता हुआ मुझे कुचलकर बाहर निकल जाता। मैंने अपनी आंखें जोर से मींच ली, वाहे गुरु का नाम लिया और कलेजा कड़ा करके गाड़ी उस उतारे के ऊपर चढ़ा दी।
जैसे ही अगला टायर उस काली हांडी पर चढ़ा, सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, कड़ाक। वो आवाज ऐसी नहीं थी जैसे कोई मिट्टी का बर्तन टूटा हो, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी जीते जागते इंसान की हड्डी के 2 टुकड़े हुए हों। और उसी पल मेरे केबिन की वो पीली लाइट, जो महीनों से कभी खराब नहीं हुई थी, अचानक पागलों की तरह टिमटिमाने लगी। फिर जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। गाड़ी के शीशे पूरी तरह बंद थे, बाहर हड्डियां गला देने वाली ठंड थी, लेकिन फिर भी केबिन के भीतर अचानक एक ऐसी बर्फीली लहर दौड़ी जैसे किसी ने श्मशान की जमने वाली बर्फ सीधे मुझ पर डाल दी हो। मेरा गला सूखकर कांटा हो गया और सांसें भारी होने लगीं। मैंने गुस्से और डर के मारे खुद को गालियां दी, अपना डर छुपाने के लिए, और ट्रक को पागलों की तरह तेज भगाया। कुछ 10 से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान ढाबा दिखा तो मैंने वहां गाड़ी रोकी। कांपते हुए पैरों के साथ मैं नीचे उतरा और टॉर्च जलाकर टायर की तरफ देखा। जो मैंने देखा उसे देख मेरी चीख निकल गई। टायर के लोहे के रिम में उस काली हांडी का एक बड़ा टुकड़ा फंसा हुआ था और उसके साथ लिपटा हुआ था लंबे काले बालों का एक गुच्छा, जो किसी औरत की छोटी जैसा दिख रहा था। उन बालों के बीच एक जंग लगी हुई लोहे की कील फंसी थी, जिस पर खून जैसा गाढ़ा सिंदूर लगा था। मुझे घिन आने लगी और रूह कांपने लगी, पर उसे वहां से हटाना बहुत जरूरी था। मैंने एक लोहे की रॉड उठाई और उसे निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो बालों का गुच्छा और हांडी का टुकड़ा जमीन पर गिरे, पूरे हाईवे पर वैसी ही सड़ी हुई गंध फैल गई जैसे कोई जानवर हफ्तों से कड़ी धूप में सड़ रहा हो। मैंने घृणा में उस पर थूका, थोड़ी मिट्टी डाली और वापस केबिन में आकर बैठ गया। मन को बार बार समझाया कि जोगी, ये सब वहम है, अंधविश्वास है। पर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई लोहे के औजार से अंदर ही अंदर इंजन को खुरच रहा हो। पूरे रास्ते मुझे ऐसा एहसास होता रहा कि मैं केबिन में अकेला नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ठीक पीछे वाली स्लीपर बर्थ पर कोई लेटा हुआ है और मेरी गर्दन पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रहा है। केबिन के शीशों पर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बार बार धुंध जम रही थी, और उस धुंध में मुझे छोटे छोटे बच्चों या किसी औरत की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जब मैं टाटानगर पहुंचा तो मेरा शरीर 104 डिग्री बुखार से तप रहा था। ट्रक के भीतर अब भी वही सड़े हुए गोश्त और जले हुए बालों की कड़वी बू भरी हुई थी। वो गंध अब सिर्फ केबिन में नहीं, बल्कि मेरे फेफड़ों में बस गई थी। मैं घर तो पहुंच गया था, पर मुझे यह एहसास हो चुका था कि वो काली परछाई अब सिर्फ ट्रक से नहीं, बल्कि मेरे नसीब और मेरी रूह से चिपक गई है। उस मनहूस गंध ने साए की तरह मेरा पीछा पकड़ लिया था। वह महक अब सिर्फ एक बदबू नहीं रही थी, वह एक एहसास बन गई थी जो मेरी रूह को अंदर से सड़ा रही थी। अगले 1 हफ्ते तक मैं पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर भटकता रहा। मैंने 3 अलग अलग शहरों के सबसे बड़े सर्विस सेंटर में जाकर ट्रक को धुलवाया, प्रेशर पाइप से केबिन का कोना कोना साफ करवाया, सीटों के कवर बदल दिए, केबिन में चमेली और गुलाब के महंगे इत्र छिड़के और दर्जनों एयर फ्रेशनर लटका दिए। पर सब बेकार था। जैसे ही दिन ढलता, सूरज की आखिरी किरण ओझल होती और मैं हाईवे की उस सुनसान काली सड़क पर अपने 12 चक्के उतारता, वह गंध, वह सड़े हुए मांस, बासी नींबू और जले हुए इंसानी बालों की घिनौनी महक केबिन में फिर से जिंदा हो जाती। वह हवा में नहीं थी, वह जैसे लोहे के उस ढांचे के भीतर से पैदा हो रही थी। अब मुझे अपने ही ट्रक के केबिन से खौफ आने लगा था। मुझे हर पल महसूस होता कि मेरी बगल वाली खाली सीट पर उस अंधेरे में कोई अदृश्य वजूद बैठा है, जिसकी बिना पलक झपकाए आंखें लगातार मेरी गर्दन को घूर रही हैं। अंधविश्वास और हकीकत के बीच मेरा दिमाग किसी फटे हुए टायर की तरह चीथड़े होने लगा था। मैं खुद को समझाता कि जोगी, यह सब तेरा वहम है, पर वो वहम अब मेरी कमाई को निगलने लगा था। मेरी वो तरक्की जिसे देखकर ढाबे पर लोग जलते थे, अब राख होने लगी थी। इसकी खौफनाक शुरुआत तब हुई जब मुझे धनबाद से भारी मशीनरी का एक बहुत बड़ा और कीमती ऑर्डर मिला। काम बड़ा था और किश्तें चुकानी थी, इसलिए मैंने कलेजा मजबूत किया, वाहे गुरु का नाम लिया और आधी रात के सन्नाटे में ट्रक लेकर निकल पड़ा।
रास्ता पहाड़ी घाट से होकर गुजरता था। कोहरा इतना घना था कि विंडशील्ड पर ओस की बूंदें जम रही थीं। तभी चढ़ाई चढ़ते वक्त अचानक मेरे ट्रक ने एक भयावह झटका लिया, जैसे किसी ने पीछे से हजारों किलो का लंगर डाल दिया हो। इंजन ने एक आखिरी बार दम लगाया और फिर भयानक खामोशी छा गई। मेरा शेर जैसा ट्रक बीच चढ़ाई पर बेजान खड़ा था। मैंने बार बार सेल्फ मारा, पर बैटरी जैसे किसी ने चूस ली थी। पूरी रात मैं उस वीरान ठंडे घाट के बीचों बीच अपने उस मुर्दा ट्रक के भीतर अकेला बैठा रहा। आसपास सिर्फ सन्नाटा था, पर सच कहूं तो मैं अकेला नहीं था। उस खामोशी की भी अपनी आवाजें थीं, जिन्होंने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। पहली आवाज ट्रक के पिछले हिस्से यानी डाले से आ रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई भारी लोहे की जंजीर या कोई बोरी फर्श पर धीरे धीरे घसीट रहा हो। किस 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 सन्नाटे में वे आवाज मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही थी। मैं 2 बार टॉर्च लेकर नीचे उतरा, कंपाते हाथों से पीछे जाकर देखा, त्रिपाल चेक किया, रस्सियां देखी, पर वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने बांधा था। पर जैसे ही मैं वापस केबिन में आकर बैठता, वह घिस घिस फिर शुरू हो जाती। और दूसरी आवाज, वह आवाज तो मौत का बुलावा थी। वह सीधे मेरे कान के पास से आ रही थी। जैसे ही मेरी थकी हुई आंखें लगती या मैं जरा सा सुस्ताने की कोशिश करता, मुझे एक औरत की बहुत धीमी मध्यम सिसकी सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई औरत मिलो दूर किसी वीरान रेगिस्तान में खड़ी होकर बिलख रही हो। पर डरावनी बात यह थी कि वह रोना धीरे धीरे तेज हो रहा था और वह आवाज दूर से दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मुझे महसूस होता कि वह औरत अंधेरे के बीच से चीखती हुई सीधे मेरे केबिन की तरफ भागी आ रही है। और जैसे ही वह आवाज इतनी करीब आती कि मुझे लगता वह अब मेरा कान फाड़ देगी, मैं पसीने से लथपथ होकर गला फाड़कर चीखते हुए जाग जाता। मेरे केबिन की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, पर फिर भी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होती थीं। सुबह जब मैकेनिक पहुंचा तो उसने बोनट खोलकर बस एक छोटा सा तार छुआ और लापरवाही से बोला, जोगी पाजी, सब ठीक तो है, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, एक बार में स्टार्ट हो गई। मैं उसे क्या बताता कि रात भर मेरे साथ क्या हुआ है। उस देरी की वजह से मेरा वो लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल गया। मालिक ने भारी जुर्माना ठोका और मार्केट में खबर फैल गई कि जोगी अब भरोसेमंद नहीं रहा। मेरा धंधा हफ्ते दर हफ्ते टूटने लगा। कभी चलते चलते टायर खुद ब खुद फट जाते, कभी रेडिएटर का पानी उबलने लगता, तो कभी ब्रेक फेल होने लगते। जिन क्लाइंट्स के लिए मैं किंग था, अब वो मेरा फोन तक नहीं उठाते थे। पैसे की तंगी और इस अनजाने खौफ ने मुझे एक चिड़चिड़ा और डरावना इंसान बना दिया था। मैं ढाबों पर छोटी सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाता, चाय वालों को गालियां देता। मेरे पुराने साथी ड्राइवर मुझसे दूर बैठने लगे थे। वो कहते थे, जोगी, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरी आंखों में वो नूर नहीं रहा, तेरी आंखें हर वक्त लाल रहती हैं, जैसे तू कई रातों से श्मशान में सोया हो। वो सच कह रहे थे, मैं हफ्तों से ठीक से नहीं सोया था। जब भी मैं आंख मूंदता, मुझे लगता कोई चिपचिपी बर्फीली चीज मेरे बदन पर रेंग रही है। वो ठंड जो मुझे उस पहली रात घाट पर महसूस हुई थी, अब वो मेरा साया बन गई थी। मैं गर्म कंबल ओढ़ता, फिर भी मेरे दांत कटकटाते थे। सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब मुझे ब्लैकआउट होने लगे। मैं ट्रक चला रहा होता, सामने हाईवे बिल्कुल साफ दिखाई देता, और अचानक जैसे किसी ने मेरे दिमाग का स्विच बंद कर दिया हो। जब मेरी आंख खुलती तो सुबह के 5 या 6 बज रहे होते और मेरा ट्रक हाईवे से कोसों दूर किसी अनजान जंगल के रास्ते या किसी पुराने कब्रिस्तान की कच्ची सड़क पर खड़ा मिलता। मुझे जरा भी याद नहीं रहता कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मेरा स्टीयरिंग व्हील पसीने और किसी अजीब चिपचिपे द्रव से सना रहता, जैसे किसी ने उस पर सड़े हुए नींबू का रस मल दिया हो। मुझे लगने लगा था कि कोई और है जो मेरा ट्रक चला रहा है और मैं बस एक पुतला हूं। एक रात मैं पूरी तरह टूट गया। बैंक की किश्तें चढ़ चुकी थीं, घर में चूल्हा जलना मुश्किल था। मेरा ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर के एक अंधेरे सुनसान कोने में खड़ा था। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था। वाहे गुरु, मेरा कसूर क्या है?
मैंने किसकी जान ली है जो ये बला मेरे पीछे पड़ी है? तभी उस अंधेरे केबिन के फर्श पर कुछ चमका। मैंने झुककर उसे उठाया और मेरी रूह फना हो गई। मेरे हाथ में एक जंग लगी हुई लंबी लोहे की पिन थी, ठीक वैसी ही पिन जैसी उस रात मैंने उस काली गुड़िया की आंखों में गड़ी हुई देखी थी। मेरा शरीर कांपने लगा। यह पिन यहां मेरे बंद केबिन में मेरी सीट के नीचे कैसे आई? इससे पहले कि मेरा दिमाग कुछ सोच पाता, मेरे पीछे वाली स्लीपर बर्थ से, जहां मैं अक्सर सोता था, एक औरत की बहुत धीमी दबी दबी खिलखिलाहट सुनाई दी। वह हंसी इंसानी नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे कोई मांस खाने वाला जानवर खुश हो रहा हो। उस हंसी को सुनकर मेरा खून नसों में जम गया। कौन है? कौन है वहां? मैंने पागलों की तरह चीखते हुए अपनी भारी लोहे की टॉर्च उठाई और झटके से पीछे वाली बर्थ की तरफ रोशनी फेंकी, पर वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ मेरा वो पुराना मैला कुचला कंबल पड़ा था, लेकिन उस कंबल के ठीक बीच में एक गहरी सिलवट थी। एक इंसानी शरीर का दबाव साफ दिख रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर हवा में विलीन हो गया हो। बस वो पुराना मैला कंबल उस स्लीपर बर्थ पर बेतरतीब पड़ा था। केबिन की पीली रोशनी में वो बिल्कुल मासूम लग रहा था, पर जैसे ही मेरी टॉर्च की सफेद किरणें उस पर पड़ीं, अचानक केबिन का पूरा भूगोल बदल गया। केबिन के भीतर की वो गंध, वो सड़े हुए नींबू, जलते हुए इंसानी बाल और किसी पुरानी सड़ी हुई लाश की कड़वी महक इतनी तेज हुई कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे नथुनों में झर भर दिया हो। मेरा दम घुटने लगा। फेफड़ों में हवा की जगह वो घिनौनी बू भरने लगी। मेरी आंखों से अपने आप गर्म पानी बहने लगा और उबकाई गले तक आ गई। और तभी मैंने वो देखा जिसे सोचकर आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। वो कंबल धीरे से हिला। पहले लगा कि शायद हवा है, पर केबिन के सारे शीशे तो बंद थे। फिर मैंने देखा कि कंबल के नीचे से कोई चीज बहुत धीरे धीरे और भारी सांसें ले रही है। मेरा पूरा शरीर पसीने से नहा गया। मैंने कांपते हुए हाथ से उस कंबल को एक कोने से छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगली उस कपड़े से छुई, बिजली का एक झटका लगा। बर्फ। वो कंबल इतना ठंडा था जैसे किसी ने उसे श्मशान की बर्फ में हफ्तों दबा कर रखा हो। वहीं से एक बारीक दबी हुई औरत की हंसी सुनाई दी। मेरा हाथ सुन्न पड़ गया, मानो मैंने किसी जिंदा लाश को छू लिया हो। मैं पागलों की तरह चीखा, ट्रक का दरवाजा लात मारकर खोला और सीधा तेज रफ्तार हाईवे की काली सड़क पर कूद गया। उस रात के बाद मैंने उस स्लीपर बर्थ का पर्दा हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस पर लोहे की जंजीर लपेट दी। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर सोता, पर नींद तो उस रात के साथ ही विदा हो गई थी। वक्त किसी जहरीले सांप की तरह रेंगता रहा और एक मनहूस अमावस की रात आ गई। मेरे घर की दहलीज पर बैंक का नोटिस पड़ा था, बलकार सिंह के नाम पर। साफ अक्षरों में लिखा था कि अगर 7 तारीख की सुबह तक किश्त की रकम मेज पर न हुई तो बैंक वाले मेरी जान से प्यारी गाड़ी को जब्त कर लेंगे। आज अमावस थी और परसों 7 तारीख। खौफ इतना था कि मैंने रात को गाड़ी चलाना बंद कर दिया था, पर भूख और बर्बादी का डर उस खौफ से बड़ा निकला। मुझे बुकिंग लेनी ही थी। उस रात मुझे खानदेश के लिए भारी माल लेकर निकलना था। हाईवे पर ट्रक चढ़ाते ही मेरा बदन आग की तरह तपने लगा। बुखार इतना तेज था कि मुझे सड़क धुंधली दिख रही थी, पर अजीब बात यह थी कि केबिन के अंदर मुझे वही बर्फीली ठंड महसूस हो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि टायर की आवाज भी चीख जैसी लग रही थी। मुझे जोरों की भूख लगी, ऐसी भूख जो पेट से नहीं रूह से उठ रही थी। मैं 40 गांव के पास एक पुराने धुएं से भरे ढाबे पर रुका। वहां 4-5 पुराने ड्राइवर आग ताप रहे थे। जैसे ही मैंने कदम रखा, सबकी बातें थम गईं। वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। मेरी हालत ही ऐसी थी। महीनों से अनकटी दाढ़ी, ढंसी हुई आंखें जिनमें खून उतरा हुआ था, और एक हड्डियों का ढांचा बना शरीर। मैंने एक कोने की टूटी मेज पर बैठकर अंडा भुर्जी और पाव ऑर्डर किया। जैसे ही धुएं वाली गरम प्लेट सामने आई, मेरे भीतर का इंसान कहीं मर गया। मुझे नहीं पता मुझ पर क्या हावी हुआ, पर मेरे हाथ अब मेरे नहीं रहे। वो किसी खूंखार भूखे जंगली जानवर के पंजे बन गए थे। मैं उस खौलती हुई भुर्जी को नंगे हाथों से उठाकर अपने मुंह में ठूंसने लगा।
मेरे मुंह से मचमच चप चप की ऐसी घिनौनी और डरावनी आवाजें निकल रही थीं कि ढाबे के कुत्ते भी दुम दबाकर भाग गए। मेरा मुंह जल रहा था, छाले पड़ रहे थे, पर मैं किसी हैवान की तरह सब निगले जा रहा था। तभी बंटू नाम के एक ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। ओए बलकार, होश में आ, क्या कर रहा है? जानवर है क्या तू? जैसे ही उसने छुआ, मैंने बिजली की फुर्ती से अपना सिर घुमाया। मेरी नजरें बंटू से मिलीं और उसका चेहरा खौफ से ऐसा सफेद पड़ा जैसे उसका सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मैं एक ऐसी आवाज में हंसा जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। मेरे गले के भीतर से एक भारी, सड़ी हुई और औरत जैसी आवाज निकली, भूख जोगी, अभी भी बहुत भूख है। और यह कहकर मैंने झपट्टा मारकर बंटू की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया। भूत, साले पर जिन्न सवार है। बंटू चीखता हुआ पीछे गिरा। ढाबे का हर आदमी कुर्सियां छोड़कर पीछे हट गया और मैं वहीं जमीन की धूल में घुटनों के बल बैठ गया और जो खाना नीचे गिरा था उसे अपनी उंगलियों और जबान से चाट चाट कर खाने लगा। अचानक जैसे किसी ने बिजली का करंट लगाया हो, मुझे होश आया। मैंने देखा मैं जमीन पर एक लाचार कुत्ते की तरह पड़ा हूं। लोग मुझे हिकारत से देख रहे हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगा। वहां से बिना पैसे दिए उठा और अपनी गाड़ी की तरफ पागलों की तरह भागा। मैंने ट्रक को अंधाधुंध रफ्तार में बदलापुर की तरफ मोड़ दिया। गजानन की वो पुरानी बात याद आई, एक भगत के बारे में जो ऐसी काली बाधाओं का काल था। मैं स्टीयरिंग पर हाथ पटक रहा था। मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। मैं बार बार साइड मिरर में पीछे के उस काले पर्दे को देख रहा था। एक डर था कि कहीं वो पानी से सूजा हुआ मांस का लोथड़ा जैसा चेहरा मुझे पीछे से घूरता हुआ न दिख जाए। बदलापुर के एक सुनसान ढाबे पर पहुंचकर मैंने कांपते गले से पूछा, वो बाबा, वो भगत कहां है? ढाबे वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बाहर थूकते हुए इशारा किया, आगे जाओ पाजी, जहां खराब और टूटी हुई गाड़ियों का कब्रिस्तान है वहीं मिलेगा वो बाबा करम। पर याद रखना, वो मुर्दों से बात करता है, जिंदा लोगों से नहीं। मैं भागता हुआ उस वीरान जगह पहुंचा। चारों तरफ पुराने ट्रकों के ढांचे किसी कंकाल की तरह खड़े थे। उनके बीच एक पुरानी सड़ी हुई बस खड़ी थी। यही बाबा करम का डेरा था। अंदर घुसते ही अगरबत्ती, कड़वे तंबाकू और जलते हुए पुराने इंजन ऑयल की गंध ने मेरा गला पकड़ लिया। अंदर घोर अंधेरा था। एक पुरानी फटी हुई सीट पर वो 70 साल का बूढ़ा बैठा था। उसकी एक आंख पत्थर जैसी थी और दूसरी बिल्कुल दूधिया सफेद, जो उस अंधेरे में भी चमक रही थी। मैंने उसके पैरों में गिरकर अपना सारा पाप वो उतारा, वो काली गुड़िया, वो पिन और ढाबे वाली वो शर्मनाक घटना सब उगल दी। बाबा करम बस खामोश रहे, जैसे वो मेरी नहीं, मेरे पीछे खड़ी उस चीज की बात सुन रहे हों। फिर उन्होंने एक पुरानी पोटली से काली राख निकाली और उसे हवा में फूंक दिया। जलन, बलकार, ये जलन है। तेरी तरक्की ने किसी के सीने में आग लगा दी। ये मामूली रूह नहीं है, ये बंगाली करनी की पिशाचिनी है। ये पहले तेरा काम खाती है, फिर तेरी गाड़ी का लोहा, और जब तू पूरी तरह टूट जाता है तब ये तेरा मांस खाना शुरू करती है। मैं दहाड़ मारकर रोने लगा। बाबा, इसे निकालो, मुझे बचा लो। बाबा की आवाज गरज उठी, चुप, वो अब तेरे जिस्म का नहीं, इस ट्रक के लोहे का हिस्सा बन गई है। वो सवारी बनकर बैठी है और जब तक वो तुझे श्मशान तक नहीं पहुंचाती वो ये गाड़ी नहीं छोड़ेगी। बाबा ने मुझे एक लोहे की कील दी और हुक्म दिया कि जिस पहिए ने उस रात नींबू और उस काली पोटली को कुचला था उसके एक्सेल से चिपका हुआ ग्रीस निकालना। रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा मौत जैसा था। मैं ट्रक के नीचे रेंगा। वो ठंडा और चिपचिपा ग्रीस मेरी उंगलियों पर लगा। बाबा ने उसे एक पीतल की कटोरी में डीजल के साथ मिलाया और अपनी जलती हुई बीड़ी उसमें फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ, धूम, और केबिन में नीली और हरी लपटें उठने लगी। बाबा की आंखें सफेद पड़ गईं। उनका शरीर कांपने लगा और उनकी आवाज बिल्कुल बदल गई। वो किसी औरत की चीखती हुई आवाज में बोले, दिख रहा है, एक पुराना हाईवे, 2 लोग, एक तांत्रिक और एक तेरा अपना, वो औरत। बलकार, वो तेरे पीछे ही खड़ी है। उस हरी आग की रोशनी जब पीछे के कांच पर पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। उस कांच पर एक काला झुलसा हुआ चेहरा चिपका था।
जिसकी आंखों में 2 लोहे की कीलें गड़ी थीं और वह कांच को अपने दांतों से कुतर रही थी। बाबा करम ने जैसे ही वह मुट्ठी भर राख उस जलती हुई डीजल की कटोरी में फेंकी, एक नीली रोशनी पूरे केबिन में फैल गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह आग बुझते ही उस ट्रक में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा शायद किसी ताजा खुदी हुई कब्र के अंदर होता है। बाबा धीरे धीरे मेरी तरफ पलटे। अंधेरे में उनकी वो एक सफेद आंख किसी जलते हुए सफेद पत्थर की तरह चमक रही थी। जोगिंदर, नाम है ना तेरा? बाबा की आवाज किसी पुराने सूखे पेड़ के कटने जैसी खड़खड़ाई। देख बेटा, तेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो ये ट्रक, या अपनी मेहनत की कमाई, और ये अपनी जान। सब यहीं छोड़ और कहीं दूर भाग जा, और या फिर इस करने को पलटा दे। मेरे कान जैसे सुन्न हो गए। पलटा दे? मैंने हकलाते हुए पूछा। हां। बाबा की आवाज अब और भारी हो गई। जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही काटना होगा। जिसने ये पिशाचिनी तेरे पीछे भेजी है, ये उसी के पास वापस लौट जाएगी। पर याद रख, ये खेल खूनी है। अगर सब ठीक रहा तो तेरी बला टल जाएगी, वरना वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। बोल, कलेजा है? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उस पापी ने मेरी मेहनत, मेरी शांति और मेरी रातों की नींद छीन ली थी। मैंने कांपते हुए पर मजबूत लहजे में कहा, बाबा, मुझे मंजूर है। मैं उस पापी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बाबा करम एक डरावनी सूखी हंसी हंसे। इतना आसान नहीं है जोगिंदर। वो पिशाचिनी अब तेरी गाड़ी के लोहे को अपना घर समझ बैठी है। उसे बाहर निकालने के लिए हमें तेरे उसी केबिन में जाना होगा जहां वो छिपी है, और उसे बाहर बुलाने के लिए चारा तू खुद बनेगा। रात के उस पहर ट्रकों के उस कब्रिस्तान में हवा भी जैसे अपना दम रोककर खड़ी थी। आसपास की टूटी हुई गाड़ियां अंधेरे में किसी कंकाल जैसी लग रही थीं। बाबा करम मेरे ट्रक केबिन की सीढ़ी पर चढ़े। उनके चढ़ते ही ट्रक के सस्पेंशन चरमराए और मुझे साफ महसूस हुआ कि ट्रक का वजन अचानक से कई 100 किलो बढ़ गया है। केबिन के भीतर वो सड़े हुए नींबू और जले हुए मांस की गंध अब इतनी तेज और असहनीय हो चुकी थी कि मेरा दम घुटने लगा। मेरी आंखों में ऐसी जलन होने लगी जैसे किसी ने मिर्च का पाउडर झोंक दिया हो। बाबा करम ने अपनी झोली से एक जंग लगा हुआ भारी पाना निकाला और उसे मेरी गोद में रख दिया। उस पाने पर लाल धागे लिपटे थे जो ताजा खून की तरह गहरे लाल दिख रहे थे। बाबा ने मेरी आंखों में देखा। उनकी सफेद दूधिया आंख अब कांप रही थी। जोगिंदर, आज रात सिर्फ तेरा इम्तिहान नहीं है। वो पिशाचिनी बहुत भूखी है। हम उसे उसके घर ट्रक से बेदखल करने जा रहे हैं। वो तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। बस मेरी एक बात गांठ बांध ले, जब वो सामने आए तो उसकी आंखों में मत देखना। अगर तूने उसकी आंखों में देखा तो तू वहीं पत्थर का बन जाएगा और वह तेरे शरीर को अपना नया घर बना लेगी। बस उसकी आवाज सुनना और वार करना। मैंने कांपते हुए हां में सिर हिलाया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए और हथेली का पसीना स्टीयरिंग को चिपचिपा करने लगा। बाबा करम ने अपनी काली राख को केबिन के सभी शीशों पर अंदर से मल दिया। अब हमें बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम लोहे के किसी बंद ताबूत में कैद हो गए हैं। बाबा ने अपनी झोली से कुछ सूखे काले पत्ते निकाले और उन्हें एक मिट्टी के पात्र में सुलगा दिया। केबिन में एक ऐसा कड़वा और गाढ़ा धुआं भर गया कि मुझे खांसी आने लगी। फिर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। शुरुआत के कुछ मिनटों में कुछ नहीं हुआ, बस वो धुआं गोल गोल घूमता रहा। लेकिन फिर अचानक केबिन का तापमान गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां केबिन के चारों तरफ रख दी हों। विंडशील्ड, सामने का कांच चटक चटक की आवाज के साथ अंदर से फटने लगा। डैशबोर्ड पर जो धूल जमी थी उस पर पाले की एक पतली चादर बिछ गई। मेरे दांत इतनी जोर से किटकिटाने लगे कि मुझे डर लगा कि कहीं वो टूट ना जाए। तभी ट्रक के फर्श के ठीक नीचे से एक आवाज आई, खुर खुर खुर, जैसे कोई ट्रक के नीचे लेटा हो और अपने नुकीले नाखूनों से लोहे की चादर को खुरच रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी।
हिलना मत जोगिंदर, बाबा चीखे। बाबा की नाक और कान से अब खून की पतली धार बहने लगी थी। अचानक मेरी सीट बेल्ट, जिसे मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, वो एक जिंदा अजगर की तरह अपने आप खींची और मेरे गले से लिपट गई। वह बेल्ट मेरे गले को इतनी जोर से कसती जा रही थी कि मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैं अपना गला छुड़ाने के लिए पागलों की तरह हाथ पैर मारने लगा, पर वह बेल्ट लोहे जैसी सख्त होती जा रही थी। और तभी स्लीपर बर्थ का वो पर्दा, जो अब तक बंद था, एक भयानक झटके के साथ हिला। उस पर्दे के पीछे से एक हाथ बाहर आया। वह हाथ नहीं था, वह जली हुई काली चमड़ी, पीली पीप और टूटी हुई हड्डियों का एक ढांचा मात्र था। उस हाथ की उंगलियों से काला, गाढ़ा और बदबूदार पानी टपक रहा था। उस ठंडे हाथ ने पीछे से मेरी गर्दन को जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी गर्दन की हड्डी अब भी चटक जाएगी। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, पर जहां जहां उसने मेरी चमड़ी को छुआ, वहां जलन महसूस होने लगी, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मेरे कान के बिल्कुल पास एक सड़ी हुई गीली चीज के सरसराने की आवाज आई। मुझे लगा कि मैं बस अब मरने वाला हूं। तभी बाबा करम ने अपनी हथेली पर एक जलता हुआ कपूर रखा और पूरी ताकत से उस काले हाथ पर दे मारा। एक भयानक आवाज आई, छर्रर, जैसे तवे पर मांस जल रहा हो। और उसी पल केबिन के भीतर एक ऐसी भयानक चीख गूंजी कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। उस हाथ ने मेरी गर्दन छोड़ दी और मैं हांफता हुआ आगे की तरफ गिरा। जोगिंदर, अब मार, स्लीपर बर्थ की तरफ मार, बाबा करम दहाड़े। मेरा शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था, पर मौत के डर ने मुझे हिम्मत दी। मैंने वो भारी पाना उठाया और पूरी ताकत से पीछे की तरफ मुड़ा। स्लीपर बर्थ का पर्दा अब फट चुका था और वहां उस अंधेरे कोने में वो बैठी थी। वो कोई गुड़िया नहीं थी, वो एक औरत का विकृत शरीर था। उसका शरीर किसी भीषण एक्सीडेंट में कुचला हुआ लग रहा था। उसका सिर धड़ से बिल्कुल उल्टा जुड़ा था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से सफेद कीड़े रेंग रहे थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और उसके टूटे हुए काले दांतों के बीच से काली लार टपकने लगी। उसने अपना मुंह खोला और उसके गले से हजारों मक्खियों के भिनभिनाने जैसी आवाज आने लगी। वह बिजली की तेजी से मेरी तरफ लपकी। वाहे गुरु, मैंने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी पूरी जिंदगी की ताकत उस पानी में झोंक दी। मैंने हवा में पाना लहराया और पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारा। आवाज ऐसी आई जैसे कोई मिट्टी का भरा हुआ घड़ा पत्थर पर मारा गया हो। कड़क भड़ाक। ट्रक का केबिन ऐसे उछला जैसे नीचे कोई बम फटा हो। वह औरत, वह चुड़ैल एक काले धुएं के गुबार में फट गई, लेकिन फटते फटते उसका वो चिपचिपा और कड़वा काला द्रव मेरे चेहरे और आंखों पर गिर गया। उसकी गंध इतनी घिनौनी थी कि मैं उल्टियां करता हुआ सीट से नीचे गिर पड़ा। केबिन के अंदर एक बवंडर सा आ गया था। बाबा की थाली, मंत्र के पत्ते, राख, सब हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। बाबा करम ने अपनी बची कुची ताकत बटोरी और वो हरी राख स्लीपर बर्थ की तरफ फेंकते हुए चिल्लाए, लौट जा, लौट जा, तुझे जिसने भेजा है उसके पास जा, जा उसकी रूह को नोच ले, जा। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे केबिन के अंदर की सारी ऑक्सीजन किसी ने सोख ली हो। मेरे कान पूरी तरह सन्न हो गए और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। ट्रक का हिलना, वो आवाजें, वो ठंड, सब एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह केबिन में पसीने और गर्म डीजल की उमस भर गई। मैं फर्श पर पड़ा हाँफ रहा था। मेरे गले पर उस काले हाथ के जलने के गहरे निशान थे। बाबा करम सीट पर निढाल पड़े थे। उन्होंने कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। वो बला चली गई है जोगिंदर, पर याद रख, ये उल्टन है। अब वो अपने मालिक को ढूंढेगी। तू ये ट्रक लेकर यहां से निकल जा। अगले 1 हफ्ते तक मैं मौत जैसी हालत में रहा, पर जब मैं ठीक हुआ तो ट्रक एकदम बदल चुका था। वो गंध जा चुकी थी। ठीक 1 महीने बाद अगली अमावस की रात मैं उसी 40 गांव वाले ढाबे पर था। वहां एक पुलिस कांस्टेबल ने आकर जो खबर दी, उसने मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा दी। आगे घाट पर रंजीत सिंह गज्जू का नया ट्रक खड़ा मिला था। गज्जू और उसकी बीवी दोनों केबिन में मरे पड़े थे। गज्जू का सीना स्टायरिंग व्हील से फेंदा हुआ था, पर सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी लाशें कोयले की तरह काली पड़ गई थीं और केबिन के अंदर खून की जगह
काला ग्रीस और सड़े हुए नींबू का रस फैला हुआ था। और गज्जू के मुंह के अंदर किसी ने उसका जबड़ा फाड़कर एक भारी पाना ठूस दिया था। मैंने अपनी चाय का आखिरी घूंट भरा। कड़वी थी पर सुकून भरा था। मैंने जेब से वो पुरानी पिन निकाली और नाली में फेंक दी। मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया, हॉर्न बजाया और हाईवे पर निकल पड़ा, क्योंकि अब मैं जानता था ये हाईवे किसी का कर्ज नहीं रखता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये आप बीती आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची आप बीती है तो हमें जरूर लिखकर भेजें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें रात में सफर करना पसंद है, ताकि वे भी सतर्क रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।